अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक साल पहले तक तो ये सोचा जा रहा था कि मुल्क में बदतरीन सियासी तकसीम का वाहिद और अव्वलीन हल इलेक्शन में है, लेकिन पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस को एक साल के बाद भी पाकिस्तानी सियासत तलखी अपने नेक्स्ट लेवल में दाखिल होती नज़र आ रही है। सियासत और ज़्यादा तल्ख होती जा रही है। कल 8 फरवरी को जहां PTI ने यौम स्याह मनाया तो हुकूमत ने इसे यौम तामीर और तरक्की का नाम दिया। PTI ने कल सवाबी में जो पावर शो किया, हुकूमत इसे फ्लॉप शो कह रही है। ये जलसा और इसमें की जाने वाली तकरीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ में कोई लचक पैदा नहीं हो सकी। बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई अली अमीन गंडापुर की तरफ से और जुनैद अकबर की तरफ से। सवाबी जलसे में जहां वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और पार्टी के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर हुकूमत और सिस्टम को ललकारते नजर आए, वहीं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुल्क और कौम के लिए रास्ता निकालने की ज़रूरत पर जोर दिया और दानिशमंदाना फैसले करने का मशवरा भी दिया। जाहिर है मौजूदा सूरत हाल में रास्ता मुज़ाकरात ही है, इसके अलावा कुछ मुमकिन नहीं। मगर अब PTI जहां डायलॉग के लिए तैयार नहीं, हुकूमत भी कह रही है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। दो रोज़ पहले तो ये खबर आई थी कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक एक बार फिर से दोबारा मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। जवाब में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नीयत। अब मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI मुज़ाकरात की आड़ में इनकी नीयत कुछ और थी, ये करना कुछ और चाहते थे। सवाल ये है कि ऐसे में कोई रास्ता निकलेगा कैसे जब मुज़ाकरात के लिए PTI के बाब कल भी बंद थे और आज भी बंद हैं। क्या आपका बाब उस वक्त भी बंद नहीं था जब आपको मुज़ाकरात शुरू करने की भी जल्दी थी और फिर डेडलाइन से पहले ख़त्म करने में उजलत से काम लिया? जब आप अपोजिशन में बैठे हाथ मिला रहे थे और हुकूमत बार बार डायलॉग्स के लिए ऑफ़र कर रही थी, क्या आपका बाब उस वक्त भी बंद नहीं था जब आपकी सेम पेज की हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM जैसा तगड़ा अपोजिशन इत्तेहाद बन रहा था और बिखरते इत्तेहादियों को नज़रअंदाज किया गया? क्या आपका बाब उस वक्त भी बंद नहीं था जब मुल्क में दहशतगर्दी के बादल मंडला रहे थे मगर आप अपोजिशन के साथ एक कमरे में बैठकर सिक्योरिटी ब्रीफिंग लेने को भी तैयार नहीं थे? क्या आपका बाब उस वक्त भी बंद नहीं था जब मुल्क में नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था मगर आप लॉन्ग मार्च के घोड़े पर सवार थे? क्या आपका बाब उस वक्त भी बंद नहीं था जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था तो आप कभी IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे थे तो कभी आप उन्हें ख़त लिख रहे थे? क्या आपका बाब उस वक्त भी बंद नहीं था जब 24 नवंबर को फाइनल कॉल देने पर आपको संगजानी बैठने का मशवरा दिया गया लेकिन आप बज़िद रहे कि हम तो डी चौक ही जाएंगे और उसके बाद जो कुछ हुआ आज तक आप भुगत भी रहे हैं? क्या आपका बाब उस वक्त भी बंद नहीं था जब मुल्क के ख़राब मुआशी हालात में आप सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने से पीछे नहीं हटे? क्या आपका बाब उस वक्त भी बंद नहीं था जब इलेक्शन कमीशन ने बार बार आपको इंटर पार्टी इलेक्शन याद करवाए मगर आप मोहलत मांगते चले गए? आखिरकार तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले से हाथ धोना पड़े। अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? बार बार ख़त भी लिख रहे हैं इमरान खान, उधर से जवाब कोई नहीं आ रहा है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। तगड़ा अपोजिशन अलायंस जो होना चाहिए वो बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। मौलाना को साथ मिलाने की 12 कोशिश की पहले भी और अब भी कोशिश हो रही है, लेकिन दोनों की सियासत में, तर्ज सियासत में, नज़रियात में इतना फ़र्क है कि दोनों का साथ मिलना बहुत मुश्किल से बात है। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ ने करना क्या है? जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि हमारे हाथ में, हम तो अपने हालात कल ठीक कर लें लेकिन हम डील नहीं करेंगे। हमें कहा जा रहा है कि 2 साल के लिए इस हुकूमत को चलने दो लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो करेंगे फिर आप लोग क्या? मैं बात करूंगी, मुझे सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बप्पी साहब आपका। ओन अब्बास साहब, सबसे पहले तो जहां आप लोगों ने कल यौम स्याह मनाया, बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, जुनैद अकबर साहब ने भी, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहते रहे वो पार्टियां गिराते हैं, बनाते हैं, वो आपके भेजे हुए पैसों से हमारे कमरों और वॉशरूम्स में कैमरे लगाते हैं। ये जुनैद अकबर साहब बात कर रहे हैं। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। एक तरफ आप लोग चाहते हैं कि उन लोगों से बातचीत भी की जाए, खान साहब बार बार उनको ख़त लिख रहे हैं, उधर से मामलात को सुधारने की कोशिश है, जलसों में मामलात बिगाड़े जा रहे हैं। समझ में नहीं आता तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़बी, जो आपने हमारे खिलाफ चार्जशीट अभी जो पेश की है, अगर आप सिर्फ 8 फरवरी के 2024 के एक दिन को उठा के देख लेना तो पाकिस्तान के जो असल इशूज़ है आपको उसका तसलसल उस एक दिन से नजर आएगा। हमें 100 खामियां होंगी, मैं मानता हूँ। आपने हमें जो भी कहा पॉलिटिकली, हमने इनसेन कहा, जो भी कहा, मैं सारी चीजें अगर आपकी 2 मिनट के लिए मान भी लूँ, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के इस सिस्टम में जो इंटरफेरेंस इस वक्त है, कहीं ना कहीं तौर पे किसी जगह पे इसको रुकना पड़ेगा। हमारी इस मंतक से शायद आप भी जो है ना वो किसी तौर पे इनकार ना कर सकें। खान साहब के अगर आप 6 निकात वाला खत देख लें और पीछे आप देखें, जिस दिन जमहूरियत के ऊपर डाका मारा ला गया उससे लेके आज तक 1 साल में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो उस एक दिन में पिन्हा था। उस दिन अगर आप इन अनइलेक्टेड लोगों को, जिनको लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, जिनको लोगों ने वोट नहीं दिया, मैंडेट, अगर आप इनको आके इस कौम के ऊपर नाफिज ना करते तो शायद आज पाकिस्तान में जो जुडिशरी के ऊपर शब खून मारा ये भी ना होता। आप देखिए किस किस्म के लोगों को उठा के जज बनाया जा रहा है। बोले ये पीपल्स पार्टी का है, ये मुस्लिम लीग नून का वकील है, ये किसी और का वकील होगा, कभी किसी और के सरकर्दा रहा होगा, इनको जज बना दिया। कल को यही लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे और आपके और मेरी तकदीर के फैसले करेंगे। ये पीका जैसा कानून बना के अब इस वक्त हमारे हाथ बात ये कि पाकिस्तान में कोई आजाद आवाज नहीं बुलंद कर सकता। हमारे पे जुल्म छोड़ दीजिए, आप इमरान खान साहब पे, बुशरा आपा पे, हमारी तमाम लीडरशिप पे जुल्म छोड़ दीजिए, हमारे घरों की चार दीवारी को छोड़ दीजिए, हमारे जो 14 शोहदात है 26 नवंबर उनको भी छोड़ दीजिए। अब छोड़, क्या पाकिस्तानी कौम इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकती है? इस वक्त पूरी जुल्म सांस रोक के बैठी, पूरी कौम सांस रोक के बैठी हुई है। जो कुछ 1 साल में हो रहा है, आप मजाल करें, किसान उठा लें, आप लेबर का तबका उठा लें, आप कारोबारी लोग उठा लें, किसी को मजाल है उठ के दिखाए कि वो एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई आवाज नहीं बुलंद कर सकता क्योंकि पाकिस्तान में जुल्म का लेवल इतना ऊपर चला गया है कि जब कोई सड़क पे निकलता है उसकी गर्दन दबा दी जाती है। इस पाकिस्तान में कोई नहीं जीना चाहेगा। ये वो पाकिस्तान है जो हमारा सांस रोक रहा है, हमारी जो हमारा जमीर है उसको झिझोड़ रहा है। सो आप हम पे इल्जाम लगा दीजिए, लेकिन एक दफा कौम से जाके पूछिए क्या कौम राजी है। एक रेडी वाले से जाके पूछिए, उससे पूछिए कि इस वक्त जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो किसकी वजह से है, वो क्यों हो रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट से बात मिलके, आर्मी चीफ से मिलकर क्या बात करना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते आप लोग सियासतदानों के मामलात में मदाखलत ना करें, ये कहना है उनको। एक चीज, जब हमें आप लोग, हम कहते थे एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं तो उस वक्त सारा मीडिया और सारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे वो कहते हैं जी इनसे लोग क्यों बात करते हैं, आप पॉलिटिकल लोगों से बात करें। जब हम पॉलिटिकल लोगों से बात करने के लिए गए तो फिर अंदाजा ये हुआ कि उन लोगों ने हमें कहा हम तो वैसे ही आपके साथ पार्लिमानी गुफ्तगू एक गपशप कर रहे हैं, असल जो ताकत है जिनके पास है अभी हमें उनकी आशीर्वाद हासिल नहीं है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? जो लोग वहां पे डिस्कशन करते थे, जिस तरह के हमें 10-10, 12-12 दिन का टाइम दिया जाता था, जिस तरह इमरान खान साहब की मुलाकात के वाले हमारे ऊपर एतराज उठाए जाते थे, जिस तरीके से मुज़ाकराती टीमों के घर के ऊपर छापे मारे जा रहे थे, जिस तरीके से उन्हीं दिनों में खान साहब का जो इद्दत जैसा भोंडा केस था 9 महीने बाद उसकी अपील दाखिल कर देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये आप कह रहे हैं कि हुकूमती कमेटी के लोगों ने कहा कि हम तो बस गपशप मारने के लिए बैठे हुए हैं, उधर से इजाजत नहीं मिलेगी जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सो ये 3-4 जो इवेंट्स हैं, अलकादिर का फैसला सुनाना उन दिनों में, इद्दत जैसे केस के ऊपर अपील दाखिल करना, मुज़ाकराती टीम के लोगों के घरों के ऊपर हमला करना, और उन्हीं दिनों के अंदर एक माइंडसेट अप्लाई कर रहा कि यार ये पार्लिमानी चीज चल रही है, इसको 10-10 दिन बाद देखते हैं, खान साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। हम भी कोई इतने ज्यादा बच्चे नहीं थे, हमें समझ लग गई थी ये सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है, और अल्टीमेटली उसकी वजह सिर्फ एक थी, इनके जहन में था कि शायद अमेरिका से कोई प्रेशर आने वाला है, अगर आया तो हम कम से कम फेस सेविंग कर लेंगे। जी आप, हम पॉलिटिकली एंगेज कर रहे हैं, मकसद उसका कुछ नहीं था, उसमें से रिजल्ट कुछ नहीं निकलना था। ट्रम्प के गुब्बारे में से भी हवा निकल गई, अब तो वो मजाक उड़ा रही है हुकूमत के। बड़ा शोर मचाया हुआ था कि ट्रम्प आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं। आप इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि आज से 10 दिन पहले जब हमारे मुज़ाकरा चल रहे थे, हमें कहा गया कि एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। क्या ड्राफ्ट में आपको अंदाजा है कि वो लिखा जा रहा था कि जुडिशियल कमीशन होके 9 मई का और 26 नवंबर का और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर जो पॉलिटिकल केसेस है वो खत्म नहीं। ड्राफ्ट में रीजनिंग क्रिएट की जा रही थी कि कहां कहां पे तुम लोग गलत हो। मे 9 तुमने कन्फेंस कर रही है, मे 9 तुम्हारे गले पड़ चुका है, 26 को कुछ नहीं हो, वो बात खत्म हो गई। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कोर्ट में जाके देखें। अगर हमने इनके 2.5 महीने बाद ये एक ड्राफ्ट देखना था जिसमें चिट्टा इनकार था, यानी कि ये निकल जाओ, तो उससे बेहतर है कि हम पुल आउट कर गए इज्जत से अपने घर। कम से कम आप लोगों ने अपने ड्राफ्ट का जवाब लिया कहां? आप लोग तो पहले ही बात गए। आपको पता था कि ड्राफ्ट में क्या, यकीन करें सारी कौम को पता है ड्राफ्ट में क्या, वो इनकार था। कम से कम ये जो इनके हमारे ऊपर इल्जामात थे कि तरलों पे उतर आए जी, लंबे पड़ गए जनाब, इनको कोई और चीज मिल नहीं रहा इसलिए हमारा दामन से चिपक गए, ये जो पोजीशन थी, कम से कम इस डिस्ग्रेसफुल पोजीशन में हम बाहर आ गए।
जवाब आता या ना आता, आज कम से कम अपनी ईगो और अपनी डिग्निटी के साथ जरूर खड़े। कम से कम ये हमें कोई नहीं कह सकता क्योंकि इनकी लीडरशिप जेल में है, क्योंकि लिए उसके लिए एनआरओ मांग रहे हैं। कम से कम आज हम इस खत के ऊपर कोई भी ये आवाज नहीं बुलंद कर सकता कि हम एनआरओ मांग रहे हैं। हम उसमें सिर्फ बता रहे हैं कि हजूर पाकिस्तान में ये मसले हैं, किस वजह से मसले हैं, और इस मसले का हल इस कौम, इस फौज और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो सिर्फ उसकी निशानदेही कर सकते हैं, बाकी हमारे पास ये खत बजाते खुद इमरान खान साहब ने तो नहीं लिखा ना, ये तो उन्होंने बस लिखा, खान साहब ने लिखा। ये पेन और पेपर की सहूलत उन्हें मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आप इमरान खान को शायद नहीं समझ पाए। खान साहब ये पूरा का पूरा खत खुद डिक्टेट करवाया और लिखने वाले ने लिखा, वहां पे उसका पूरा लिखवाया गया और बाद में उसको रीप्रिंट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में वाहिद ये वो मुझे बात समझाएं, जेल में उनको पेन और पेपर दिया गया, ये कर सुने, ये वाहिद वो सियासी कहती है वैसे जिसको ना टीवी की सहूलत है ना अखबार दी जाती है, जिसको 20 दिन के लिए उसके घर की लाइट, उसकी वो सेल की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। तो किसको बता, घंटे के लिए जब उनके केसेस की समाअत होती है तब वुकला से बात की, केसेस की समाअत के दौरान ये सारी डायरेक्शंस दी उन्होंने कि ये फलां चीज लिखनी है। जी जी, जजेस की समाअत के दौरान जिस वक्त उस वक्त उन्होंने एक अपने वकील को ये पूरी चीजें डिक्टेट कराई, जिसने उसको जाके बाद में रीप्रिंट करके उसको मीडिया के हवाले कर दिया और अनकरीब आपको खान साहब के लेटर के ऊपर ये लेटर भी मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मीडिया तक लाने का, मीडिया के जरिए ही उधर मैसेज देने का एक बहाना था, उधर से जवाब तो वैसे कोई नहीं आया, डायरेक्ट उधर तो नहीं भेजा ना, मीडिया में ही छपवाया ना, मीडिया के थ्रू ही मैसेज गया ना। वाया मीडिया ही जा सकता है, दुनिया में बहुत सारे मैसेजेस वाया मीडिया ही जाते हैं। मतलब अगर आप जितनी भी पॉलिसी साज हैं दुनिया के, वो वाया मीडिया ही चलते हैं। अब उसमें रिटर्न पेपर तो किसी का डिलीवर करना शायद इन हालात में तो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो वाया मीडिया ही है। लेकिन आपको अनकरीब खान साहब के लेटर के ऊपर पब्लिक के लिए कम से कम ये लेटर जरूर आएगा। कोई वसूल करे ना करे, कोई कहे जी हमें नहीं मिला, वो उनका इशू है, हमारा काम खत लिखना था, हमने लिख दिया जी। लेकिन उधर का रिएक्शन ऐसा है कि वो इंटरेस्टेड भी नहीं लगते ऐसे किसी लेटर का जवाब देने में भी, क्योंकि बकौल उनका तो सियासत से उनमें कोई मुदाखलत ही नहीं है उनकी सियासत में। दो चीजें, एक तो हम अपने एक्शन के जिम्मेदार हैं, हम जो अपना काम कर सकते हैं वो हमारा काम है, जो आगे रिस्पांस टाइम जो अगली साइड पे जो पार्टी है वो उनका इशू है। मतलब 2024 का इलेक्शन एक बहुत बड़ी, और इससे पहले पाकिस्तान में जितना भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 1990 की दहाई में जो कुछ होता रहा है, मतलब क्या हम बच्चे थे उस वक्त, हमें नहीं पता लगा कौन गिरा रहा है। 18 में भी गलत हुआ, हर जगह पर फिर 18 में भी जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल था वो भी गलत था, माने फिर इस चीज को भी। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में पिछले 70 साल में जहां पे रोल रहा है गलत था, चाहे वो 18 का इलेक्शन हो, चाहे 13, 5, 2, 1990 के सारे इलेक्शंस हो, जहां जहां हुकूमतों गिराया गया या बनाया गया, उस सूरत में गलत है, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन पाकिस्तान की आवाम को करना चाहिए कि वो रियासत में इस जगह इस्लामाबाद में किसको बिठाना चाहते हैं, वो लाहौर, क्वेटा, पेशावर, कराची में किसको बिठाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की जो आवाम है उसका हक है, ना कि किसी और के। नहीं जी इसको बिठा दिया, तो इस मसले को हल किसने करना है? आपस में सियासतदानों ने बैठ के या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की जरूरत है? आपको नहीं लगता कि सियासतदानों को बैठना है, इस बात का बंदोबस्त करना है कि इलेक्शंस कैसे होने हैं, साफ होने हैं, शफाफ होने हैं, किसी दूसरे इदारे की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए? ये सियासतदानों से बात करना जरूरी है, ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना जरूरी है इस पर? इसीलिए हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो हमारी इस बात को समझते हैं, और वो यकीनन इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं बैठे, इस वक्त वो लोग अपोजिशन में हैं। मौलाना साहब से इसलिए बात हो रही है, अचकजई साहब से इसलिए बात हो रही है, मेंगल साहब से इसलिए बात हो रही है, शायद खकान अब्बासी से इसलिए बात हो रही है क्योंकि हम समझते हैं वो लोग हैं जो हमारे एक जगह पे हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपने भी कोशिश की थी कि मौलाना आपके साथ मिले, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना की मजहबी और सियासी क़ुव्वत का साया जब तक इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पर नहीं पड़ेगा, इसे तगड़ा ऑपोजिशन अलायंस कभी कहा नहीं जा सकता और हुकूमत कभी भी प्रेशर फील नहीं करेगी। शायद यही वजह थी कि जब असद कैसर साहब के यहाँ गए मौलाना साहब, तो हुकूमत को वो प्रेशर फील हुआ तो शहबाज शरीफ साहब मिलने के लिए चले गए। तो मौलाना साहब का आपके साथ मिलना बड़ी मुश्किल सी बात लगती है, बड़े अरसे से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हमेशा जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब उन्हें अपने साथ मिलाकर चलने पर राजी कर लेते हैं, मौलाना साहब आप लोगों के हत्थे नहीं चढ़ते। मैं अर्ज करूं, आपको शायद अंदाजा है कि हमारा और मौलाना साहब की जो पार्टी उसके तारीखी जो पस मंजर है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। हाँ।
इतना कोई अच्छा नहीं रहा। मतलब हम आइडियोलॉजिकली दो डिफरेंट जमातें हैं जिनकी जो फैन फॉलोइंग है, जिनका जो वोटर है वो डिफरेंट तबकों से ताल्लुक रखता है। आज हम जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि डिस्पाइट इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद आज हम और मौलाना साहब की पार्टी एक दूसरे के करीब है। हमारे के इख्तलाफात हो सकते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के वो साथ खड़े थे, हमारा इख्तलाफ था, लेकिन कम अज कम एक चीज के ऊपर हमें कि जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो इम्पोज किया गया है वो गलत है, इस पर हमारा इख्तलाफ नहीं है। सो आने वाले दिनों में आप खबरें देखेंगी, मौलाना साहब की पार्टी ऑब्वियसली यकीनन उस जगह पे जिस नहज पे हम खड़े उनको पहुंचने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट मैं वो दिन कोई ज्यादा दूर नहीं देख रहा जब एक ही सड़क के ऊपर, एक ही शहर में और प्रॉब्ली एक कंटेनर के ऊपर मौलाना साहब और हमारी पार्टी के लोग इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रगल हम तमाम जितने भी हम ख्याल जमाते उनके साथ मिलकर चलाएंगे, जिसमें मौलाना साहब मौजूद होंगे। उस गवर्नमेंट को शायद उस वक्त एक हफ्ते से ज्यादा टाइम मिल नहीं सकेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जी। तो मुतालबा एक ही है कि अर्ली इलेक्शंस कराए जाए, नए इलेक्शंस में जाया जाए। 2-3 मुतालबे, एक अर्ली इलेक्शन कराया जाए, नंबर 2 नया चीफ इलेक्शन कमीशनर गैर मुतनाज़ा शख्स लगाया जाए, नंबर 3 जो कहीं पे इंटरफेरेंस किसी जगह पे पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल सिस्टम में रियासत कहीं पे इन्वॉल्व हो जाती है उसके मामलात को डिस्कस किया जाए कि ये मतलब लोगों पे छोड़ दिया जाए। 10,000 वाला अगर 1 लाख उसका वोट कर दिया जाए, अगर MNA बना दिया जाए और वो प्राइम मिनिस्टर बन के मेरी तकदीर के फैसले करे, ये शायद पाकिस्तान की आवाम को कबूल नहीं होगा। सो इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कसेबल हैं जिस पे बैठ के कहीं बात की जा सकती है, बट उसके लिए पहले आपको अपनी चीजों पोजीशन से थोड़ा हटना पड़ेगा। लेकिन मौलाना साहब भी आपकी सियासत को समझ नहीं पाते ना, बड़ा मसला है ना। मौलाना साहब ने भी कुछ रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में आप लोगों का एतमाद था, आप लोगों को भी जाहिर है उन्होंने लूप में लिया था, आप लोगों ने भी सपोर्ट किया था, आप लोगों ने मौलाना के किरदार की तारीफ की थी, तो उसी 26वीं आईनी तरमीम को आप लोग चैलेंज भी कर रहे हैं। अजीब सियासत है आप लोगों की। ये तो एक थोड़ा सा बता दूं कि हम अपनी पोजीशन से थोड़ा हटे जरूर थे और मौलाना साहब भी हमें कन्विंस करते रह गए, लेकिन हमारा पॉइंट था कि मौलाना साहब एज अ नोट्स पूरी इस पोजीशन से बाहर निकल आए और हमने उनको जो लॉजिक दी थी कि इसमें मिलिट्री ट्रायल्स भी हैं, इसमें जुडिशरी के साथ भी हो रहा है, जिस पे मौलाना हमारे साथ एग्री कर रहे थे, लेकिन हमारा किसी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। जब दो लोग टेबल पर बैठते हैं, निगोशिएट करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, वो एक कदम पीछे हटते हैं ताकि दूसरे को स्पेस मिल सके। इसका ये मतलब नहीं होता कि कहीं पे हम आपस में किसी एक पॉइंट पे एग्री भी कर गए। सो हम मौलाना साहब को एग्री कर रहे थे, वो हमें कर रहे थे, अल्टीमेटली उन्होंने अपना फैसला कर दिया, हमारा। सो इसमें हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं, हम उनके फैसले की बिल्कुल इज्जत करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज और भी आएंगे। एक चीज के बारे में इख्तलाफ नहीं है कि इस पाकिस्तान में जो लोग बिठाए, नाअहल लोग बिठा दिए गए, इनके खिलाफ स्ट्रगल में कम से कम दोनों जमातें इकट्ठी होंगी। जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं वो कहीं ना कहीं बैठ के हम दूर कर लेंगे। स्ट्रगल जो है ना वो कम से कम हम दोनों जमातों की इंशाल्लाह मुझे कम से कम इकट्ठी जरूर नजर आ रही है। और नवाज साहब, क्या एस्टेब्लिशमेंट की ये ऑफर आज भी एक्टिव है आप लोगों के लिए, या आज भी वैलिड है कि आप इस हुकूमत को 2 साल चलने दें, उसके बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे, खान साहब को भी बाहर हम ले आते हैं, 2 साल इस हुकूमत को वक्त दे दें, कोई एहतजाज जलसे और ऐसा कुछ कोई काम ना करें? क्या ये आज भी वैलिड है लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है? इज इट ट्रू? अच्छा, मैं एक बात करूं, ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हमारी पार्टी के जो बहुत सीनियर लीडरशिप है जो कहीं किसी जगह पे नेगोशिएशन, जुनैद अकबर साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी। सो जुनैद साहब को पता होगा या अली अमीन को या पार्टी में और हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं उनको पता होगा, और खान साहब के थ्रू उनकी होगी। लेकिन मैंने भी बहुत सारे कॉरिडोर्स में ये सुना है कि ये उनकी पोजीशन है कि खान साहब एकदम बनी गाला चला जाए और 2 साल के लिए सिस्टम को चलने दें और फिर उसके बाद इलेक्शन की बात की जा सकती है। मैंने भी बात जरूर, आई एम नॉट प्रिवी टू इन्फॉर्मेशन को मेरे साथ डायरेक्टली किसी ने शेयर नहीं की। हैविंग सेड दैट, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान को हैजाम से निकालना हो तो उसके लिए सबसे आसान क्या है कि अडियाला में जाके एक शख्स से बात कीजिए, उन्होंने कहा जी हम आपको 2 साल के लिए बनीगाला भेजते हैं, आप चुप कर जाएं, इस सिस्टम को चलने दें। अल्टीमेटली सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। ये तो उस शख्स की अपनी इस कौम के लिए एक स्ट्रगल है, कह रहे हैं कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज किए बगैर नहीं जा सकता वहां। ये नहीं कि इसकी सेटलमेंट इस तरीके से नहीं हो सकती। इट हैज टू बी, अगर तुम इमरान खान जेल में बैठे हुए सिस्टम तो फिर भी चल रहा है, हुकूमत तो फिर भी 2 साल ऐसे या वैसे 2 साल तो गुजर जाएंगे, चाहे वो जेल में बैठ के गुजरे या बाहर आके गुजारने दें, गुजर जाएंगे। मैं बात बताऊं, जब वैसे तो पाकिस्तान की दुनिया में भी जहां पे मार्शल लॉ लगाए जाते हैं 8-8 साल तो वहां भी गुजर जाते हैं। मुशर्रफ साहब भी 8 साल गुजार नहीं गए थे, अयूब खान 10 साल नहीं गुजार गए थे। उससे क्या फर्क पड़ता है? जब सिस्टम चलने पे आता है तो चल जाता है और चलाया जाता है। ये तो उस सिस्टम में रहने वाले अवाम की मसलाइल होते हैं जो बता रहे होते हैं कि हजूर सिस्टम तो चल रहा है, हम नहीं चल पा रहे।
सिस्टम अकेला रन कर रहा है, हम नहीं रन पा रहे। अगर वो सिस्टम फील कर जाए कि आवाम और वो आपस में उनमें हमांगी नहीं है, तो फिर सिस्टम शायद आधी बन जाता है। चलाने को कितनी देर लगती है, आप चलाना शुरू कर दे, पंजाब पुलिस भी सिस्टम चला जाएगी। आज मरियम चाहे तो पूरा पंजाब अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दे, लेकिन सिस्टम इस तरह। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि 1 साल में हम लोगों ने जो है वो मुल्क की मुआशी जो हालत है उसको इस हद तक सुधार दिया है, महंगाई कम हो गई है, शरह सूद कम हो गई है, रेमिटेंसेस में 34% वो कहते हैं इजाफा हुआ है, IMF का एतमाद बहाल हुआ है जिसकी वजह से $7 अरब कर्जे की मंजूरी मिली है। दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमने तो 1 साल में बड़ा काम किया है। 2 चीजों के ऊपर बिल्कुल हल्के से कमेंट कर दूं ताकि आपको समझे। पहली बात तो ये कहना कि पाकिस्तान में महंगाई, ये बहुत बड़ा झूठ है। कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इस साल जरा महंगाई जो है ना वो 25%, जो पिछले साल 40% थी, ये कंपैरिजन टर्म्स में है। और उसकी एक वजह सिंपल पाकिस्तान में गंदम की कीमत है। आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन या जो हमारा जो कमोडिटी इंडेक्स है वो सबसे बड़ा गंदम, घी और दालों से चलता है। गंदम का उसमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि सरकार ने, महकमा खुराक ने सरकारी गंदम लेने से इनकार कर दिया। हमें जो 4000 का रेट दिया जाता था, गवर्नमेंट ने इनकार किया, उसका रेट 2500 रुपए मान पे आ गया और पंजाब का किसान लुट के बर्बाद हो चुका। उस गंदम सस्ते होने की वजह से जहां किसान बर्बाद हुआ, रोटी तो सस्ती हो गई लेकिन किसान भी सस्ता हो गया। अब उसकी वजह से आपका इंडेक्स सस्ता हो गया, तो आपने महंगाई का ये जो है ना अलाप और आगे जी पाकिस्तान महंगाई कम। हकीकत ये है कि जो 70% पंजाब का किसान है उसके पास इस वक्त खाने को पैसे नहीं है। मकई, चावल, गन्ना, गंदम और आम, आपकी 5 फसलें खत्म हो चुकी हैं। इस वक्त पंजाब किसान में कुछ नहीं है। सो आप 100 करें, आपने एक 70% आवाम को मार के आपने रोटी सस्ती का नारा मार के आज इन्फ्लेशन सस्ती है। अगर ऐसा ही कर रहे थे तो पाकिस्तान में आप हर चीज सस्ती करें, जो लोग अपनी तनख्वाहें, उनकी तनख्वाहें कम करते हैं, अल्टीमेटली महंगाई फिर कम हो जाएगी। ये हल नहीं होते। आप लोगों की इनकम बढ़ाते हैं और साथ साथ आप चीजों को भी मैनेज करते हैं। ये कहना कि जनाब पाकिस्तान में क्यों गंदम सस्ती है और आटा सस्ता है इस वजह से महंगाई, ये बहुत बड़ा झूठ है। यकीन करें आज किसान सड़कों पे नहीं निकल सकता क्योंकि वो मार मार के सीधा कर दिया जाता है। वरना महंगाई वाला ये ड्रामा पूरी दुनिया समझती है कुछ नहीं। आप क्या 2 या 2.5 लाख में घर का बजट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 2.5 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है वो घर का बजट नहीं बना सकता। ये अल्टीमेटली एक ऐसा पॉलिटिकल स्लोगन है जिसको मिसयूज किया जा रहा है फिगर फर्जिंग के हवाले से। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मेरे बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत का खुलासा चंद और आसान लफ्ज़ों में किया जाए तो वो ये है कि एक दूसरे से लड़ते सियासतदान हमेशा ही किसी तीसरे के ज़ेरे अताब नज़र आते हैं। इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं मगर जेल से नहीं निकल सकते। भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, मगर नवाज़ शरीफ बोल नहीं रहे या बोल नहीं सकते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इत्तेहादी हुकूमत से खुश नहीं मगर इत्तेहाद से बाहर नहीं निकल सकते। अजीब सा तमाशा है कि बारी बारी सब सियासतदान तो जेल भुगत चुके हैं लेकिन सबक सीखने को कोई तैयार नहीं है। आज भी एक दूसरे को जेल में डालकर ना जाने क्यों तालियां बजाते हैं और एक दूसरे को आज भी रुलाने की बातें करते हैं। इक़्तिदार इमरान खान के पास था तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ज़ेरे अताब थी। आज इक़्तिदार पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास है तो PTI की सफ़े अव्वल की क़यादत जेल की सलाखों के पीछे है। 77 साल गुजर गए सियासतदानों को एक दूसरे के खिलाफ सफ़बंदियाँ करते, कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, कभी PDM तो कभी ग्रैंड ऑपोजिशन बनाते। हर इलेक्शन के बाद नए इलेक्शन का मुतालबा करते मगर असल ऑपोजिशन को फिगर आउट नहीं कर सके। ना जाने क्यों आज भी सियासतदान जिस डाल पर बैठते हैं इसे खुद ही काटने में लगे हैं। जिस जमहूरियत का हिस्सा हैं उसमें से जमहूर को ही माइनस कर बैठे हैं। अपने अपने सियासी मफादात में ये भी भूल गए कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी में ही हमारी इज्जत है। और आप जानते हैं पार्लियामेंट को इज्जत कब मिलेगी? जब इलेक्शन में RTS बैठेगा, ना ही फॉर्म 45 और 47 में कोई फ़र्क होगा। आज फिर हमारी सियासत उसी दहाने पर खड़ी है कि जहां ऑपोजिशन नया इलेक्शन मांग रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसा इलेक्शन 2024 में हुआ, अगर ऐसा इलेक्शन 2025 में या आइंदा इलेक्शन में होगा तो इससे पाकिस्तानी जमहूरियत में क्या कोई बेहतरी आएगी? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार
पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका। पीजे मीर साहब, 2024 का इलेक्शन कल पूरा 1 साल हुआ। इस 1 साल में आपको पाकिस्तानी सियासत में क्या बदलाव नजर आया? इंतकाम और तो कुछ नहीं है। जब आप इलेक्शंस की बात करती हैं शाजिया, तो 1970 और 2024 के इलेक्शंस मैं समझता हूं कि आप इनको सिंगल आउट कर सकते हो। सबको पता है कि कौन जीता है 2024 के अंदर। फिर उसके बाद ये आपके फॉर्म 45 एंड एक्सेट्रा 47 वगैरह ये आ गए। तो क्वेश्चन इज कि जो अब आपने एक एनालिसिस किया है, शुरू के अंदर ऑब्जर्वेशन दी है, हमारा ट्रेंड ही यही रहा है जो कि इस खिते का 1526 से ले लो, जब बाबर आया है, हमने सिर्फ यहाँ वो नहीं कि हम बायलैटरल हुकूमत करें या मिल के हुकूमत करें, या बिल्कुल एक अकेले ने हुकूमत करनी है और अपने ही बंदे लगाने हैं, दूसरों को आपने लगाना नहीं है। क्योंकि जो पार्टी में जो पावर में आता है वो समझता है वो सबसे अच्छी पार्टी है और इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है। आपने एग्जाम्पल दिया पीटीआई का, ये समझते थे बहुत जबरदस्त है, देख लिया आपने। अब जो है ये समझते हैं बहुत जबरदस्त है, आने वाले भी सोचेंगे। हमने शाजिया जब तक अपनी सोच चेंज नहीं करनी, तो हम जिसके लिए बहुत वो मैंने एक्चुअली तीसरे फरीक का भी जिक्र किया, ये सोच इनमें खुद से आती है या पीछे का कॉन्फिडेंस होता है, कहीं की थपकी होती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है? जो इमरान खान ने भी सोचा था, 2029 तक का प्लान था, 10 साल हुकूमत का प्लान था, लेकिन फिर क्या हुआ? यहाँ हालात बदलते भी देर नहीं लगती मीर साहब। जब आप वो कहते हैं ना, ये बड़ी सच्ची बात मैं कर रहा हूं, आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चले जाएं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, सिंपल एज दैट। जो मर्जी कहाँ कह ले, झूठ कहना है तो फिर झूठ और कह सकते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें तकड़ी रखनी है। क्यों? जब तक आपके रिलेशंस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और इस खित्ते में ठीक नहीं होंगे, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनमें तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। अब आप देखो, यहाँ बात करने की बात करते हैं, ये तो एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं कर सकेंगे। और अब आप देखो कि जिस तरह ये गाड़ियों में जाते हैं, क्या खुद खारजा पॉलिसी बना सकते हैं ये लोग? आप हालात ठीक करने की बात करते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीक हैं। देखो ना, एक तरीके से आप एक ऐसा इमेज दे रहे हैं कि आपने कल वो मैच के अंदर देखो, वो लगे। अब ये आपकी जो आवाज है पूरी दुनिया में गई है, वो पूरी दुनिया में गई है। कितनी बदनामी, कितनी बेइज्जती हमारी हुई है। क्या इनके मुंह बंद कर देंगे हम? क्या इनको अंदर कर देंगे हम? आप नहीं कर सकते। रियलिटी जब तक हम फेस नहीं करेंगे और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आप आगे नहीं चल सकते। 70, 74, 75 साल हो गए कि अब आप देखो कि हम कहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। ये तो दुआएं दें कि कुछ चंद लीडर्स आपके आए, उन्होंने आपके प्रोग्राम्स कुछ अच्छे बना दिए, उसके अलावा क्या है? आप और मैं आज अभी भी गरीब की बात कर रहे हैं, हम वही बिजली की बात कर रहे हैं, वही डैम्स की बात कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं और अवाम नीचे मरी जा रही है। आपके कोर्ट्स का सिस्टम आपने देख लिया है, 70 साल पुराने केसेस लगे आप ये बात करते हैं, आपने कल के बड़े बड़े इश्तिहार देखे नहीं? तमाम अखबारों में शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट पेज पे बड़े बड़े इश्तिहार। फिर वो कहते हैं कि कौम याद करेगी कि कोई खादिम आया था जिसने इस मुल्क को दुरुस्त समत में डाला। आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, इस तरह कौमें नहीं बनती हैं, कभी भी कौमें नहीं बनती हैं इस तरह। ये आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, ये हर पार्टी करती है बाय द वे, ये कोई नून नहीं है, हर पार्टी ने भी ये किया है। लेकिन ये क्या हम लोगों को इस तरह ही पागल बनाते रहेंगे? अभी कोई चीज देंगे उसमें अपना नाम, कोई आपने ब्रिज बनाया अपना नाम। तो यार, आपका तो फर्ज है, जब आप एक इलेक्टेड नुमाइंदे आते हो, आपका फर्ज है कि आप आवाम की खिदमत करो। वहां आप अपने ठप्पे लगा देते हो कि ये मैंने बनाया, ये उसका है, ये फलाना है। ये अगर हमने यही चीजें रखनी है तो मुझे आप एक चीज बताओ, क्या हम तरक्की कर सकेंगे? ये इसको कहते हैं इनएडवर्टेंटली करप्शन। आपने ये नाम रख दिया, वो देखो मैंने तो ये बनाया हुआ था। अब क्या इस मुल्क को 1 साल के बाद क्या हम इस पोजीशन में हैं कि दोबारा नए इलेक्शंस की तरफ जाया जा सके? मौलाना साहब भी नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनना, इवन कि एक सिटिंग में जाकर बैठना, लगता है कि हुकूमत कांप रही है। जो फौरन अगले दिन शहबाज शरीफ साहब मिलने के लिए चले गए मौलाना साहब को,
तो नए इलेक्शंस का मुतहम्मिल हो सकते हैं या वाकई नागुज़ीर हैं नए इलेक्शंस फौरन? शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि सबसे पहले जाएं इमरान खान से बात करें। वो एक पॉपुलर लीडर के, एक पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं, इनसे ये बात करें। इनको क्या हर्ज है, क्या ईगो में को फर्क आ जाएगा? मैं तो शहबाज शरीफ को जानता हूं, ये कर सकते हैं, शहबाज शरीफ कर सकते हैं, लेकिन इनके एडवाइजर जरूर उनको कहेंगे ओ जी मियां साहब ना मिले आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ओ भाई, बेइज्जती सियासत में कोई नहीं होती है। आप यही थे ना, मैं वो घसीटूंगा तो रीगल चौक पे क्या करूंगा, आज हम इकट्ठे हुकूमत भी करें, पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा। तो अब आप देखो, ये तो कहानियां हो गई ना। तो आप जाएं, इमरान खान से बात करें। हमें सबको पता है क्या सच है क्या झूठ है। द क्वेश्चन इज कि ये अगर जाएंगे तो जो आपने बुनियादी सवाल किया है, हमारे अंदर होप है। अगर ये नहीं करेंगे, ये होपलेस हो जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्ट टू गॉड, अगर हम ये वेंडेटा और आप कह लो कि एक दूसरे पे तनकीद करते रहेंगे और एक दूसरे पे प्रोवोकिंग एंड उसके बाद आपका रिएक्शन आएगा, नुकसान किसका है? अवाम का। अगर ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन जाता है, मौलाना साहब अपना वजन उधर डाल देते हैं, तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल बन सकती है? देखें, ये बन जाएगी, लेकिन अब देखें, अब आपने कहा कि ग्रैंड कितनी बनाई है ग्रैंड ऑपोजिशन। ये अपना नवाबजादा नसरुल्लाह खान, अब देखो उनका तो काम ही ऑपोजिशन का था। अब बात यह है कि जब वो बनती है और उसके बाद उनका काम पूरा होता है, ये फिर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। देख लो ना पीडीएम, देख लो अब आप, ये पीडीएम कैसा थे, अब साइड पे हो गए। तो द क्वेश्चन इज, हम कहीं ठहरने वाले नहीं हैं, हम कहीं भी ठहरने वाले नहीं हैं। ये वाकई जो आप बुनियादी सवाल कर रही हैं शाजिया, जब तक इनमें संजीदगी नहीं आएगी, अकल नहीं आएगी कि कौम का ख्याल करो, अगर तुम नहीं करोगे, यही डिबेट्स हमारी चलती रहेंगी। तहरीक इंसाफ को अकल कब आएगी? कल आपने उनका सवाबी वाला जलसा देखा, इतने सख्त अल्फाज फिर इस्तेमाल किए, फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उधर जेल में बैठ के इमरान खान साहब जो हैं वो 2 बार ख़त लिख चुके हैं, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। एक तरफ से हालात सुधारने की बात करते, मतलब कि वही पीटीआई के अंदर भी गुड कॉप बैड कॉप वाला तमाशा चल रहा है। ये शाजिया सही कह रहे हैं, इसको मैं कहता हूँ सियासी जहालत। और भाई तुम कब तक ऑपोजिशन ये इसको अपने एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ोगे? एस्टैब्लिशमेंट शुक्र करो तुम्हारे पास बैठी है। अगर ये ना बैठी होती, हमने पाकिस्तान का बड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। आपस में ना इत्तेफाकी है, ये तो शुक्र करो यार, कोई ना कोई तो स्टेबलाइज कर रहा है। फिर ये कहते हैं जी फौज, और भाई फौज कभी आपको तंग नहीं करेगी अगर आप अपना काम सही करोगे। तो आप सारे तो बैठ जाते हो, जब कोई प्रॉब्लम आती है गेट नंबर 4 पे बैठ जाते हो कि जी हमें अंदर कैसे आप लेके आएंगे। द क्वेश्चन इज कि फौज भी अब तंग आ गई है इन लोगों से, खुदा की कसम तंग आ गई। सुन ले, पीटीआई खुद ये कहती है, इनके जो नए सूबाई सदर हैं जुनेद अकबर साहब, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में, हम चाहें तो हमारे हालात कल ही ठीक हो सकते हैं। वो ऐसे कि बकौल उनके इस्टेब्लिशमेंट की ये ऑफ़र है हमारे पास कि आप 2 साल के लिए सिस्टम को चलने दें, इमरान खान बाहर आ जाएंगे, 2 साल के लिए अब आप खामोश रहें, इनको चलने दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। ये ऑफ़र इन्हें कबूल कर लेनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। ये जो लोग हैं, मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि जुनेद इज कॉलिंग द शॉट्स और व्हाटएवर, और मैं तो कहूंगा इनको 2 साल बिल्कुल चलने दो, क्योंकि अगर कुछ ना इन्होंने किया तो जब आप आएंगे, आप तो हुकूमत 6 महीने नहीं चला सकेंगे। आप किस तरह हुकूमत चलाएंगे कि जब पिछली गवर्नमेंट उसने किया ही कुछ नहीं है। आपकी पॉपुलैरिटी वकीलों से तो भरी हुई है सारी पार्टी, करना क्या है किसी ने? यस ये शाजिया आप सही कह रही हो, वकीलों से भरी हुई है, लेकिन अकीलों से भी तो भरी होनी चाहिए ना, वो तो है नहीं। द क्वेश्चन है, हमें सेंसिबिलिटी लेके आनी है। आप असेंबली में अपना काम करो और एक गवर्नमेंट इन वेटिंग का एक काम करो। आप इनको वो इनके साथ बात करो कि जो तरक्याती प्रोग्राम्स पे आप आगे जाओ। वो हो रही है कोई बात? इनकी आपने जबान देखी असेंबली के अंदर, वो 2 नंबर है, ओए उस तरह है, और दिस इज व्हाट यू कॉल डेमोक्रेसी। ये पार्लियामेंट की हमने तौहीन की है। तो द क्वेश्चन इज कि मैं कहूंगा इनको करने दो, क्योंकि कल अगर इलेक्शंस भी, अगर आप स्नैप इलेक्शंस भी कराते हो, आपके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि जो ओवरटर्न कर जाएगी इकोनॉमी को। वर्ल्ड दुनिया के हालात आप देखो किस तरह है।
क्या आपके पास ऐसा कोई है कि कोई फार्मूला कि ऑल ऑफ अ सडन जो डॉलर बिल्कुल आप इन्होंने देख लो। ये आपको लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि जितनी देर इमरान खान ज्यादा जेल में रहेंगे उतनी मकबूलियत और इमरान खान की और पार्टी की बढ़ेगी और आवाम की सिंपैथी भी बढ़ेगी? नहीं तो यू टर्न लेने के लिए तो ये तो मास्टर है ना हमारे सियासतदान, चाहे वो पीटीआई वाले हैं चाहे वो नून लीग वाले हैं। अपने मफाद में अगर ये यू टर्न लें उसे डील का नाम नहीं लेते, उसे फिर कहते हैं कि हमने मुल्क की खातिर किया। लेकिन अगर ये भी 2 साल चलने दें, इमरान खान बाहर आ जाए, तो इसको भी तो कह सकते हैं कि मुल्क की खातिर हम लोगों ने किया। इमरान बाहर आ जाए क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बता दें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ जाएगा? क्या वो ओवरटर्न कर देगा हुकूमत? ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। देखो हमें सबको पता है कि क्या केस है क्या नहीं। इसको आने दो, इसको बेल हुई भी, इसको करने दो। अब देखो जिसको बेल हो गई है, आपने या मैंने तो नहीं दी, कोर्ट्स ने दी है, लेट हिम कम आउट। अब आप केस दर केस बनाते रहोगे, पता नहीं 100 कितने आपने केसेस बना दिए। आर वी रियल? क्या हम इंसाफ कर रहे हैं एक इंसानियत के साथ? छोड़े इमरान को, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। क्या ये सही बात हो रही है? हर चीज आपको पता है क्या हो रही है, कोर्ट्स आपको रिलीफ भी दे रहे हैं, बट द थिंग इज कि ये जो हमने पकड़ा हुआ ना कि अगले को नहीं आने देना, ये बहुत महंगा पड़ता है लॉन्ग रन के अंदर। आपने बड़े बड़े अपने इलेक्शंस देखे, ये मौलाना कौसर न्याजी जैसे पीपल्स पार्टी के सियालकोट की जेल में बंद है, 80-80, 90-90 हजार वोट ले गए। तो जिसकी पॉपुलैरिटी होती है, पॉपुलैरिटी को आप नहीं खत्म कर सकते हो, कोई मर्जी हो, नहीं खत्म कर सकते हो। तो इस लिहाज से आपको चाहिए कि आपने भी हुकूमत की है, कर रहे हैं, और अगलों को भी चांस दें। अल्लाह सबको आपका मौका दे। लेकिन ये जो है ना कि मैं करूंगा, मैं दुनिया के अंदर आज तक नहीं चला, ना चल सकता है। वो हिटलर कहता था ना, राइख ऑफ 1000 years, देख लो उसका हाल क्या हुआ है, एंड में खुदकुशी कर गया था वो। सो द क्वेश्चन इज कि आपको पता है कि पावर कभी परमानेंट है ही नहीं है, तो इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं? बिल्कुल सही, ये पावर ठीक है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ीकार मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान के तमाम अखबारों की सुर्खियां ये बता रही हैं कि मुल्क की मईशत जो है ये तरक्की की राह पर गामजन हो गई है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट यानी जबकि शरह सूद 12% पर आ गई है। शहबाज स्पीड का 1 साल बेमिसाल रहा, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अखबारात तो ये बता रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि मुआशी पॉलिसियों के तसलसल से आम आदमी के हालात भी बेहतर हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब किया और कहा कि मुल्क दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा देखिए। पाकिस्तान ने 1 साल में जो सफर किया है अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, तो ये कोई किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं, ये एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है 40% से। नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म महंगाई में कमी और मुआशी बहाली का क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन अगर आज महंगाई में कमी हुई है तो ये महंगाई बढ़ी भी तो पीडीएम के अपने दौरे हुकूमत में थी, तो क्या हम इसे मुआशी तरक्की कहेंगे? अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक्त डॉलर की कीमत 184 रुपये थी। फिर पीडीएम के दौर में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी भी हुई और आज डॉलर की कीमत 279 रुपये है। तो क्या हम इसे मुआशी तरक्की कहेंगे? पीडीएम को जब हुकूमत मिली तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर थी। 16 महीनों की इत्तेहादी हुकूमत के तसलसल में आई निगरान हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 331 रुपये तक भी गई और आज मामूली सी कमी को मुआशी तरक्की कहेंगे? 5 IPP से मुआहदे ख़त्म करने के बावजूद 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए आज बिजली के 1 यूनिट की कीमत तकरीबन 50 रुपये है, जो PTI के दौर में 13 रुपये और PDM दौरे हुकूमत में 27 रुपये फ़ी यूनिट थी। तो क्या इसे हम मुआशी तरक्की कहेंगे? आज महंगाई की शरह 2.4% पर तो आ गई है, जो PDM के अपने ही दौर में 40% तक पहुंच गई थी।
तो क्या ये मौशी तरक्की है? जबकि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में ये 12.7% थी। ऐसी महंगाई में कमी को क्या करना कि जिसमें आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में दिन ब दिन इतनी कमी होती जा रही है कि महंगाई में कमी महसूस ही नहीं होती। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 करोड़ 50 लाख लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो क्या इसे हम मुआशी तरक्की का नाम देकर सेलिब्रेट करें? विफाकी हुकूमत के कर्ज़ों में दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक एक साल के दौरान 975 अरब रुपए 6,975 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि मुल्क पर मजमूई कर्ज का जो हजम था ये 70,366 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो क्या इसे हम मुआशी तरक्की कहें? आप ही के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने महंगाई कम करने के लिए एक कदम भी नहीं उठाया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने की वजह से महंगाई में कमी हुई है। GDP की ग्रोथ 0.9%, जबकि आबादी 2.4% से बढ़ रही है, जिससे हर पाकिस्तानी सालाना बुनियाद पर 1.5% से गरीब हो गया है। तो क्या इसे मुआशी तरक्की कहें? एक साल के दौरान तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। साल 2023 के मुकाबले में तरसीलाते ज़र में 33.6% इजाफा हुआ, जो PTI के दौर में 3.1 अरब डॉलर थी। इसके बाद उनमें मुसलसल कमी हुई। तो क्या इसे मुआशी तरक्की कहें? मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं, लेकिन साल 2025 में पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज़ों की अदायगियाँ भी करनी हैं। तो क्या ये मुआशी तरक्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने जहाँ पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की बहाली का एतराफ़ किया, वहाँ ये खबरदार भी किया कि इस साल रवां साल भी पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल करने का बड़ा चैलेंज रहेगा। तो क्या इसे हम मुआशी तरक्की कहें? इन तमाम सवालों के जवाब मैं लूँगी माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा से। उन्हीं से पूछते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो पेश किए जा रहे हैं मुआशी अशारिये, ये किस हद तक दुरुस्त हैं? एक साल में वाकई हमने तरक्की कर ली या अपनी की हुई गलतियों को सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब आपका। डॉक्टर साहब, अपनी की हुई गलती को सुधारना, क्या आप समझते हैं इसको तरक्की का नाम देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपने जो एक बड़ी एग्जॉस्टिव समरी पेश की है और बेशुमार बहुत ही मुनासिब आदाद शुमार आपने पेश किए हैं, तो मुझे इस बात का खदशा हो रहा है कि क्या कोई जवाब की ज़रूरत है। अलबत्ता विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स मैं कोशिश करूँगा एक बैलेंस्ड पिक्चर पेश करने की। जी देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारा जो तिजारती खसारा है उसमें नुमाया तौर पर कमी आई है, और इस वक्त हमारा करंट अकाउंट का जो अकाउंट है वो सरप्लस में जा चुका है, जबकि 21 जिस साल का आप जिक्र कर रही हैं उस वक्त ये तारीख का सबसे बुलंद लेवल पर जा चुका था, तकरीबन 19 अरब डॉलर की डेफिसिट। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारा जो अफरात ज़र की रफ्तार है, जिस तरह आपने जिक्र किया है ज़रूर, वो यकीनन नुमाया तौर पर कमी उसमें आई है। और पहले तकरीबन 6 महीने में आप ये देखिए कि इस साल के अफरात ज़र की रफ्तार कोई 7% रही है, जो कि बहुत मुनासिब कमी नज़र आई है। पिछले साल ये 24% के लगभग थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि असल जो इंडिकेटर होता है प्रोग्रेस का, वो होता है आपके शरह नमू में कितना इजाफा हो रहा है। yes. इस पर मुझे कुछ कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि पिछले पाकिस्तान में शरह नमू पाकिस्तान की मुश्किल से 2.5% रही है, और इसमें दोनों दौर हैं, 21 से पहले और 21 के बाद, और इसके नतीजे में पाकिस्तान जो है अपने फीकस आमदनी में इजाफा नहीं कर पाया है। मगर इसमें भी 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा। एक तो है कोविड-19 जो 19-20 के साल में बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया था माशी हालात को, और दूसरी तरफ 22-23 में जब हम बेशुमार और बहुत ही नुकसानदेह सैलाब पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर तक का नुकसान पहुंचाया था। तो हर चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान में असल चीज़ जो है
कि क्या शरह नमू में वाज़े तौर पर कमी आई है अफरात ज़र के कमी होने के साथ साथ। इस वक्त तक तो ऐसा नहीं हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस साल के पहले क्वार्टर में आपके जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 1% से भी कम रही है और सनती शोबे में तो ये मनफी रही है। तो लिहाजा इस वक्त कहना कि कामयाबियां हासिल हो चुकी हैं इज विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स फार टू प्री मैच्योर। और 4 महीने में बजट आने वाला है, नया बजट आपको देना है। पहले बजट में जो आपने इतने बड़े बड़े टारगेट्स रखे हैं, क्या आप इन 4 महीनों में उनको अचीव करने के काबिल हैं? कर्जे आपके बढ़ते जा रहे हैं। यह बहुत अहम सवाल है। देखिए, बात यह है कि सबसे अहम जो एक टारगेट है IMF प्रोग्राम में वो FPR के रेवेन्यूज का है। यस। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत ने 40% इजाफे का टारगेट एक्सेप्ट किया है इस साल के लिए, जो तारीख का सबसे बुलंद टारगेट है, और हो रहा है तकरीबन 25 से 26%। और साल के एंड तक हमारा अंदाजा यह है कि 11 से 1200 अरब का खसारा हो सकता है, और इस पर IMF आप पर बहुत प्रेशर डालने वाला है। अनकरीब IMF का रिव्यू मिशन पाकिस्तान। तो फिर अल्टीमेटली खसारों को पूरा करने के लिए आपको महंगाई की तरफ जाना पड़ता है, फिर महंगाई का एक तूफान आता है। यही होता है जी। देखिए, अनकरीब अगर IMF अपना रिव्यू मिशन जो अगले कुछ हफ्तों में होने वाला है कहता है कि आपको टारगेट पूरा करना है, तो जो तेजी से आप रेवेन्यूज ला सकते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही ला सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बेसिक आइटम्स पर टैक्सें लगा दें और उसके नतीजे में अफरात ज़र की रफ्तार बढ़ेगी। और साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि आने वाले महीने में एक ज़रा टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल कर लूं, लो बेस इफेक्ट आने वाला है, और उसके नतीजे में अफरात ज़र में एनीवे इजाफा होगा, और ये 7 से 10% तक चले जाएगा मार्च अप्रैल मई के बाद। तो ये लो बेस इफेक्ट आपको ये 40% इजाफे का जो टारगेट है उसको पूरा करने की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये आएगा? नहीं, पिछले साल जब अप्रैल मई में अफरात ज़र की रफ्तार कम हो चुकी थी, तो इसलिए उसका बेस इफेक्ट है। और रमजान में तो वैसे ही महंगाई होती है, वो तो किसी को सोचने की जरूरत भी पेश नहीं आती है, वो तो अब आशारिया बढ़ने ही है महंगाई के। सीजनैलिटी बिल्कुल बढ़ेगी, और इसके बाद लो बेस इफेक्ट और दूसरे असरात होंगे, तो उसके नतीजे में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि खुदा न खास्ता हम फिर से कहीं डबल डिजिट इन्फ्लेशन की तरफ ना चले जाएं। तो FPR को अपने रेवेन्यू टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरह के इकदाम करने की जरूरत है? नो डाउट 40% का टारगेट बहुत ज्यादा है, बमुश्किल 25% तक जो आप कह रहे हैं शायद ये हो सके। कि क्या सोच के इन्होंने 40% रखा था डॉक्टर साहब? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, इसमें आप अगर ये देखें कि जिस इकॉनमी में IMF की अपनी प्रोजेक्शन ये थी कि 3.2% आपका शरह नमू होगा और अफरात ज़र मुश्किल से 9% तक पहुंचेगा, तो दोनों मिला लें तो तकरीबन 13% इजाफा होगा टैक्स बेस में। और उसके बावजूद आपने 40% रेवेन्यू में इजाफा एक्सेप्ट किया, इस उम्मीद में कि बजट में जो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं उससे 27% इजाफा होगा। खुदा न खास्ता ऐसा कभी होता नहीं है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दिस वाज ए बैड एक्सरसाइज इन ओवर टारगेटिंग रेवेन्यूज। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा कही जाती है वो ये कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आपने कहा कि तिजारती खसारा हमारा उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिजली की उसमें कमी, महंगाई में तो कमी नहीं आई है, बिजली तो दिन ब दिन हमने देखा है कि वो महंगी हो रही है। तो जो हमने एक्सपोर्ट करनी है, आपको पता है अब भी कारखाने बड़े बंद हैं, सोलर हुकूमत ने उस तरीके से सस्ते किए नहीं हैं, हमारी प्रोडक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है। तो ये फैक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है अदायगियों की तवाज़ुन के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में? दरअसल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बेहतरी आई है
उसकी वजह ये नहीं है कि आपके दरामदाद में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। असल वजह ये है कि हमारे जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रहे थे, उनमें अल्लाह का फजल है कि 30 से 35% इजाफा हुआ और इसके नतीजे में माशाअल्लाह जो डेफिसिट में था करंट अकाउंट हमारा, वो सरप्लस में चला गया। बिल्कुल सही। लेकिन एक आखिरी सवाल, कुव्वत खरीद एक आदमी की, मुझे तो ये लगता है कि महंगाई की कमी का पैमाना जांचने का एक बड़ा सादा सा फॉर्मूला हमेशा ये होता है कि किसी भी इंसान की पॉकेट कितनी लूज हो रही है, मतलब कि कितनी इजी हो रही है। कुव्वत खरीद में आप देखें कि कमी हो रही है या कुव्वत खरीद लोगों की बढ़ रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम तो हर किसी दूसरे बंदे से, रेडी वाले से बात कर लें, किसी आम बंदे से बात कर लें, पॉकेट तो इजाज़त नहीं देती है, तनख्वाहें वही हैं, कुव्वत खरीद कम हो रही है, तो फिर हम कैसे कहें कि महंगाई कम हो रही है? जी, आपका ये बहुत मुनासिब सवाल है और इस पे हमने रिसर्च किया है। मैं और मेरे शागिर्दों ने पिछले कुछ दिनों में, हमारे पास एक बड़ा वेल डिफाइंड रिजल्ट आया है कि पिछले 2 साल में रियल वेजेस यानी कि असल आमदनी जिसमें आप खरीदों का इजाफा को निकाल देते हैं, रियल वेजेस में मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 2 साल में 22%, 20 से 22% कमी आई है। लोगों के स्टैंडर्ड कम से कम 20 से 22% गिर गई है पिछले 2 साल में। ये बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है और इसके नतीजे में गुर्बत का पैमाना जो है वो बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग 25 करोड़ की पॉपुलेशन में से गरीब हो चुके हैं। इसका हमें बेपनाह अफसोस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशी डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हमें फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।